अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला थीम जो हमें इस नावल में मिलता है वो है रेज़रेक्शन का। रेज़रेक्शन का ये मतलब है कि रीबर्थ, यानी एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद उस चीज़ का दोबारा से पैदा होना ही रेज़रेक्शन कहलाता है। हम सबको पता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी और उसके बाद जो इंसानों के गुनाह थे उनको माफ़ कर दिया गया और इंसानों की गुनाहों की वजह से वो उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहे जो कि उन पर यकीन रखते थे जीसस क्राइस्ट के ऊपर। अब इस नावल में जो सिडनी कार्टन है वो भी कुर्बानी देता है और अपनी कुर्बानी की वजह से वो लूसी, चार्ल्स डार्ने और डॉक्टर मैनेट के दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। रेज़रेक्शन का ये मतलब भी हम ले सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमें हासिल, एक शदीद तबाही के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जहाँ पर लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, उनके बाद उनको आखिरकार आज़ादी मिल गई। किस चीज़ से आज़ादी मिली? उन्हें बादशाहत के रूल से आज़ादी मिली। दूसरा दूसरा जो थीम हमें मिलता है वो सेक्रीफाइस का है। चार्ल्स डिकन ये बात मानते हैं कि कोई चीज़ भी अगर हमें इस दुनिया में चाहिए तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, सेक्रीफाइस करना होगा। कोई भी चीज़ आपको आसानी से हासिल नहीं होगी। इस नावल में हमने ये देखा है कि एक फैमिली को बचाने के लिए, एक फैमिली की खुशियाँ बचाने के लिए सिडनी कार्टन जो है वो कुर्बानी देता है और वो कुर्बानी देता है लूसी के लिए, लूसी की मोहब्बत के लिए, लूसी की बेटी के लिए वो कुर्बानी देता है। यानी एक कुर्बानी देना होगी आपको अगर ज़िंदगी में आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो। उसके बाद हमें जो तीसरा थीम मिलता है वो है ईवल ऑफ रेवोल्यूशन का। हमें ये बात पता चलती है कि इनकलाब जो शुरू हुआ है, इनकलाब शुरू हुआ था आम लोगों के हकूक़ के लिए, आम लोगों के हकूक़ हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो इनकलाब है इसके अंदर बेतहाशा मासूम लोग भी मारे गए हैं, कि ऐसे ऐसे लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए। तो रेवोल्यूशन हमेशा के लिए ही अच्छे नतीजे नहीं लाता। चार्ल्स डिकन इस सब को क्रिटिसाइज़ करता है और वो ये बात भी क्रिटिसाइज़ करता है कि जिन लोगों पर कल जुल्म किया गया था आज वो इतने ज़ालिम बन चुके हैं कि उनको आम मासूम लोगों की भी कोई परवाह नहीं है और वो अब खून के प्यासे बन चुके हैं, जिस तरह मैडम डिफाज बन चुकी थी। दूसरा तो इसके साथ जो हमें थीम मिलता है वो मिलता है क्लास स्ट्रगल का। क्लास स्ट्रगल का ये मतलब है कि एक तरफ एक ऐसी सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पर एक किस्म के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह लुई 16 थी और उनकी बीवी मैरी थी। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास पीने के लिए भी कुछ नहीं है। जिस तरह से वो एक मंज़र शो किया गया है इस नावल के अंदर कि वो जो एक छोटी सी शराब की जो पेटी थी वो टूटती है, शराब जो है वो बहने लग जाती है रोड के ऊपर और लोग लेट जाते हैं, चाटने लग जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि लोगों कितने भूखे थे, उनके पास पीने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और दूसरी तरफ बादशाह और उसकी बीवी शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो यही है क्लास स्ट्रगल। और ये जो नावल है ये बहुत बड़ा एक तंज़ है, क्रिटिसिज्म है इस पूरे क्लास स्ट्रगल के ऊपर। नेक्स्ट हमें जो थीम मिलता है वो ड्यूअल चीज़ों का मिलता है। हमें नावल के बिल्कुल पहले सेंटेंस में ही ये लाइन मिलती है, इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। यानी एक तरफ पेरिस है जो कि अपनी तबाही और अपनी तबाही के पर पहुंचा हुआ है, हालात इंतहा के ख़राब हैं। तो दूसरी तरफ लंदन है। लंदन वो शहर था जहाँ पर स्टेबिलिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, प्रोग्रेस थी। तो दूसरी तरफ पेरिस है
جہاں پر تباہی ہے، بربادی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پیئر بنا ہے سڈنی کارٹن کا اور چارلز ڈارنے کا، یہ بھی پیئر کتنا اہم رول پلے کرتا ہے، اور اسی پیئر کی وجہ سے ہی دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی پوری جو کہانی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف ہمیں اتنا ڈارک کریکٹر ملتا ہے میڈم ڈیفارج کا، جو کہ خون کی پیاسی ہے، کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے کہ فیملی کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے، اور اس کی بہن کو بھی مار ڈالا گیا ہے، ان کے جو برادر ان لا تھے ان کو بھی مار دیا گیا، جو بھائی تھا اس نے سٹرگل کی، اس کو بھی بعد میں موت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے والد جو تھے اتنا خوفناک منظر دیکھ کر وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ بھی مر گئے۔ تو ایک طرف میڈم ڈیفارج ہے تو دوسری طرف ایک لونگ کریکٹر ہمیں لوسی کا بھی ملتا ہے، جو کہ ہر کسی کے لیے اچھا سوچتی ہے، کسی کے لیے بھی بری سوچ اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ جو ہے بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے اس ناول کے اندر۔ آخری تھیم جو ہمیں اس ناول میں ملتا ہے وہ ہے پریزرویشن آف فیملی، کہ فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اکارڈنگ ٹو ڈکنس۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ناول کے سٹارٹ میں لوسی جاتی ہے اپنے والد سے ملنے کے لیے، اس والد سے ملنے کے لیے جس کے بارے میں اس کے پتہ بھی نہیں تھا کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کو بچانا چاہتی تھی۔ اینڈ میں جو سڈنی کارٹن نے قربانی دی ہے، سڈنی کارٹن کی قربانی کی وجہ سے کس کا گھر بچا ہے؟ لوسی کا گھر بچا ہے، چارلز ڈارنے کا گھر بچا ہے۔ اور یہی مین تھیم ہے کہ چارلز ڈکنز جو تھے وہ پریزرویشن آف فیملی پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح فیملی کو بچائیں۔ جو ایول کریکٹرز ہیں انہوں نے اپنی جو ایول پلانز کی وجہ سے انہوں نے شرمندگی اور افسوس کا سامنا کرنا ہی ہے، لیکن وہ اس طرح کے جو گڈ کریکٹرز ہیں جس طرح سے چارلز ڈارنے ہو گیا، لوسی ہو گیا، ان کی فیملی کو سیو کیا ہے اس ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں۔ تو یہی میجر تھیمز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں۔